दाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। मधुमक्खी पालन के सफल उत्पादन पर एक किसान का अनुभव। सर्दियों के मौसम में गुलाब की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन। अमरूद की सघन बागवानी के लाभ और उसमें किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। प्रदेश के बहुत से किसान मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को अपनाकर काफी मुनाफा कमा रहे हैं और करनाल के एक ऐसे ही मौन पालक आज हमारे साथ हैं जिन्होंने मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा किया है। तो ये मधुमक्खी पालन करते समय कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाते हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। करनाल के गांव फुसगढ़ में साल 1994 से बहुत कम लागत में शुरू मधुमक्खी पालन को शुरू करने वाले गुरुबख्श सिंह की माने तो उन्होंने इसे अब उद्योग का रूप दे दिया है। इसी उद्योग से उन्होंने अपनी कंपनी बना डाली है और उन्हें इस कारोबार से आर्थिक रूप से काफी फायदा पहुंचा है। इसके लिए गुरुबख्श सिंह देश और विदेशों में सम्मानित भी हो चुके हैं। बहुत छोटे स्केल से मैंने इस काम को आरंभ किया था। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और 2000 में खादी ग्रामोद्योग के सहयोग से अपना एक यूनिट स्थापित किया था, प्रोसेसिंग यूनिट। तो मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि जिसको मैं सफलतापूर्वक चला रहा हूँ। मधुमक्खी पालन बहुत आसान काम है, थोड़ी मेहनत जरूर है, लेकिन ये थोड़े पैसे से स्टार्ट किया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और खासकर करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम NDRI के नाम से जानते हैं, साल में 2-2, 3-3 बार मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करती है। तो उसमें जो लोग ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं उसकी कोई फीस नहीं है। तो जो किसान इसमें आना चाहें या जो भाई मधुमक्खी पालन में आना चाहें, उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मुहैया कराई जाती है। आइए अब जानते हैं कि कैसे मधुमक्खी पालन में सरकार द्वारा भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मधुमक्खी पालन के लिए 40% सब्सिडी दी जाती है और एक लाभपात्री को 50 बक्सों की खरीद के लिए प्रति बक्सा 1600 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन में काम आने वाली किट पर भी सब्सिडी दी जाती है। तो ये कार्य आप कम से कम 5 बॉक्स से भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा से भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे शहद की भी प्राप्ति होती है और मधुमक्खी अपने आप फिर बढ़ती है, मल्टीप्लाई होती जाती है। किसान गुरुबख्श सिंह ने बताया कि मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन के अलावा भी कई फायदे पहुंचाता है। किसानों की खेती की फसल में मधुमक्खी पालन से पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। उन्होंने बताया कि फूलों की पैदावार में इनसे 30 से 40% और तिलहन दलहन की पैदावार में
लगभग 10 से 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। बेहतर परागण के कारण फसलें भी एक ही समय पर पकती हैं। जंगलों से मधु एकत्र करने की परंपरा लंबे समय से लुप्त हो रही है। बाजार में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक और आकर्षक उद्यम के रूप में स्थापित हो चला है। देखिए, साधारणतया एक बक्से में 9 से 10 फ्रेम आते हैं और एक अच्छे बक्से में 25,000 से लेकर 40,000 तक मधुमक्खी होती है। तो ये जो मधुमक्खी पालन होता है इसको मेलिफेरा बोलते हैं या इटालियन बी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मधुमक्खी इटली से इंपोर्ट की गई थी। 9 या 10 फ्रेम का अगर कोई डिब्बा हो और जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा हो उसको हेल्दी डिब्बा बोलते हैं। अपने फायदे से उत्साहित किसान गुरुबख्श सिंह ने बताया कि कम भूमि वाले किसानों के लिए ये काफी लाभदायक है, क्योंकि मधुमक्खी पालन के लिए काफी कम जगह की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन खेती के सहायक व्यवसाय के तौर पर काफी लाभप्रद साबित हो रहा है और राज्य के किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले शहद की अधिक मार्केटिंग न होने से किसानों को निराशा का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब देसी और विदेशी कंपनियों की मार्केट बढ़ने से मधुमक्खी पालन के किसानों के लिए ये शहद बेचना सरल हो गया है। मधुमक्खी में कुछ वर्कर्स होते हैं, ज्यादा संख्या उनकी होती है, कुछ ड्रोन होते हैं और पूरे परिवार में एक रानी मक्खी होती है जो मुखिया के तौर पे कार्य करती है। पूरा परिवार रानी मक्खी के साथ चलता है। रानी मक्खी का मेन काम है, मुख्य कार्य है रानी मक्खी का परिवार को बढ़ाना, अंडे देना। उसका काम अंडे देना है और जो वर्कर मक्खी है उसका काम है शहद लेके आना। तो ये मधुमक्खी 5 किलोमीटर तक कार्य कर सकती है। जितना इसको नजदीक फसल मिलेगी उतना कार्य ज्यादा अच्छा करेगी, क्योंकि ये प्रकृति से गहरा संबंध है। तो अगर फसल अच्छी हो और मौसम भी साथ दे तो जो इन्वेस्टमेंट बी कीपर मधुमक्खी पालने वाला बंदा 1 साल में करता है वो 1 साल में ही वापस आ जाती है। और उसके बाद शहद तो मिलती रहती है, आमदन जो है वो कॉलोनी के हिसाब से होती है। एक डिब्बे को 1 कॉलोनी बोला जाता है। उसके पास कितनी कॉलोनीज है, कैसा वो कार्य कर रहा है। शहद मिलने के साथ साथ मधुमक्खी की भी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है और इसकी डिवीजन करते हैं हम। जब मधुमक्खी की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है तो बाद में बक्से की डिवीजन कर दी जाती है, 1 कॉलोनी से 2 कॉलोनी बना दी जाती है। अच्छा बी कीपर 1 साल में अपने पैसे भी पूरे कर लेता है और मधुमक्खी की संख्या भी डबल कर लेता है। हरियाणा और इसके आसपास के 4-5 स्टेट्स का। तो यहाँ शहद के जो स्रोत हैं वो सबसे बड़ा स्रोत है सरसों के फूल, उसके बाद यूकेलिप्टस जिसको हम सफ़ेदा बोलते हैं, बरसीम, सूरजमुखी, लीची, अकासिया जिसको हम किक्कर बोलते हैं, धनिया, बरसीम, ऐसे ऐसे हैं। और जंगल तो अब हरियाणा में तो ख़त्म हो चुके हैं, अभी उत्तरांचल में कुछ जंगल हैं, यूपी में कुछ जंगल हैं। तो जंगल में अगर जंगल के इलाके में जाया जाए तो वहाँ मल्टी फ्लोरा मिलता है और उसका अपना एक अलग ही स्वाद है उस शहद का। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैंने 20 बक्सों से काम स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे मैं इसको 250 बक्सों तक ले गया था। लेकिन मेरी तवज्जो जो है बी कीपिंग की बजाय क्वालिटी, प्रोड्यूसर बनना और प्रोसेसिंग प्लांट लगाना और मार्केट में अपने ब्रांड से अपने प्रोडक्ट को लेके जाना, इसमें मेरी ज़्यादा दिलचस्पी थी, जिसमें मुझे बहुत अच्छी सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि किसान को 1 बक्सा शहद बेचने पर करीब 1000 से 1500 रुपए की आय होती है।
हमारे प्रदेश के जिन भी किसानों ने गुलाब की फसल लगा रखी है, वो अपनी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए सर्दियों के मौसम में फसल में कौन कौन सी वैज्ञानिक तकनीकों को अमल में लाएं, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा मिल सके। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वाईसी गुप्ता। गुलाब में मुख्य रूप से हाइब्रिड टी वर्ग के फूल ही कटे हुए फूल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देसी किस्में नूरजहां एवं रानी साहिबा आदि किस्मों के फूल तेल निकालने, गुलाब जल बनाने आदि व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। देसी किस्मों के गुलाब के पौधों को कलमों द्वारा जाड़े के मौसम में आसानी से बचाया जा सकता है। तो आज गुलाब जो है एक बहुत ही प्रमुख पुष्प बन गया है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी गुलाब की ऐसी किस्में उगाई जा रही हैं जिनको लूज पेटल के रूप में बेचते हैं फार्मर। ऊना में, नालागढ़ में भी कुछ फार्मर इसको ग्रो कर रहे हैं। ओपन में ग्रो करने का फ़ायदा ये है कि हमें पॉली हाउस नहीं बनाना पड़ेगा और हमें अपने ही प्रदेश में इसकी किस्में मिल जाती हैं। तो इस तरह से अगर किसान भाई इसको ओपन में भी आमतौर पे सुगंधित और लाल रंग की या गुलाबी रंग की किस्मों की डिमांड होती है और इसको लोग जो है तोल के बेचते हैं किलो के हिसाब से। और इसी तरह गुलाब की खेती तेल निकालने के लिए भी होती है, जिसको रोजा डेमक्सिना, डमास्क रोज या बल्गेरियन रोज जो होता है उसको भी लोग लगाते हैं। और अगर लोग उसको भी करते हैं तो लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में पौधे लगाने पड़ेंगे। उससे जो पेटल्स होते हैं सुबह सुबह हम निकाल देते हैं और उससे उसका तेल निकाल के जो साइंटिफिक विधि द्वारा तेल निकाल देते हैं और उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचते हैं। तो किसान भाइयों, गुलाब एक ऐसा पुष्प है जो आपकी सौंदर्यकरण में तो बहुत ही लाभदायक है, लेकिन अगर आप इसकी नर्सरी भी तैयार करते हैं या इसके फूल बेचते हैं या इसको आप ओपन में लगाते हैं या पॉली हाउस में लगाते हैं या इसका तेल निकालते हैं, इस तरह से ये हर तरह से आपके लिए उपयुक्त है। आप जैसे मेरे जो फील्ड स्टाफ है, माली लोग इसको दूर कर रहे हैं और इसके नीचे सकर्स आ जाते हैं जिससे कि पौधे कमज़ोर हो जाता है, इनको दूर करना। और आमतौर पे सर्दियों में स्केल्स आ जाती है। स्केल्स के लिए जो इसमें स्प्रे क्लोरोपायरीफॉस का हम 1.5 ml का स्प्रे करते हैं तो इससे जो स्केल है वो कंट्रोल हो जाती है। पाउडरी मिल्ड्यू भी कहीं कहीं कुछ वैरायटियों में देखा जाता है, उसमें स्कोर का हम स्प्रे करते हैं और उससे भी कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह कहने का मतलब ये है कि पौधे को अगर आपने बहुत ही अच्छा और जो उसमें ताकतवर बनाना है तो उसे हमें प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद और दूसरे जो कृत्रिम खादें हैं 12-16 के लगभग उसमें मिलाना पड़ेगा। और उससे कि पौधों की ग्रोथ, गर्मियों में जो पुष्प आएंगे मार्च और अप्रैल में, प्लेन में फरवरी मार्च में फूल आ जाते हैं और हमारे यहाँ 15 मार्च के बाद और 15 मई तक फूल खिले रहते हैं। तो इस तरह से दोनों का समय का खिलने का दोनों का समय अलग अलग है। तो हमें उसी तरह से इसकी प्रूनिंग भी करते हैं और उसी तरह से इसमें जो निगाही गुड़ाई है और अन्य कृषि क्रियाएं वो भी करते रहते हैं। जितनी भी जानकारी चाहिए आप विभाग से भी, जो हमारे उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय नौणी है, इससे भी संपर्क कर सकते हैं। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में गुलाब की खेती बहुत ही ज़्यादा स्तर पर लगाए जाने वाले हैं लोग। तो इस तरह से आप गुलाब लगाएं और अपने आप को संपन्न बनाएं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अमरूद की खेती हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन भी किसानों ने अमरूद के सघन बाग लगा रखे हैं वो इन बागों से अधिक उत्पादन लेने के लिए किस प्रकार से करें उचित प्रबंधन, इस बारे में आइए जानकारी लेते हैं उद्यान विभाग के एक वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चौधरी से। किसान भाइयों, अपन अमरूद जिसको अपन गरीब का सेब भी कहते हैं उसके बारे में, उसकी उन्नतशील बागवानी के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, इसकी उचित बढ़वार के लिए 23 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत अच्छा रहता है। अमरूद वैसे लगभग अमरूद है जो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी अच्छी तरह चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो सर्दी है इसके लिए थोड़ी नुकसानदायक होती है। लेकिन किसान भाइयों, आजकल जो आधुनिक बागवानी में है उसमें सघन बागवानी अपन जो कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो अपना जो ये बाग है वो अपन सघन बागवानी वाली कंसेप्ट पे अपन लगा रखा है। सघन बागवानी का मतलब ये होता है कि जो अपनी नॉर्मल प्लांटिंग डिस्टेंस होती है जिसमें कि अपन लगभग 20 × 20 फीट पे अपन लगाते हैं, लेकिन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस बाग में पौधे से पौधे की दूरी एवं 3 मीटर कतार से कतार की दूरी पे पौधे लगा रखे हैं। इस विधि से यदि अपन पौधे लगाते हैं तो इसमें 1 हेक्टेयर मतलब लगभग 10,000 स्क्वायर मीटर में जो पौधों की संख्या है वो 1111 है। और यही पौधों की संख्या जो कि अपन जो सामान्यतः जो अपनी जो विधि होती है, जो नॉर्मल प्लांटिंग डिस्टेंस होती है, उसमें लगभग 277 पौधे लगते हैं। इस विधि में देखा जाए तो लगभग अपन जो नॉर्मल जो प्लांटिंग डिस्टेंस होती है उसे 4 गुना पौधे अधिक लग रहे हैं, जिससे कि मुनाफा है वो अपना कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें जो भी अपने पास जो रिसोर्सेज होंगे उनका अपन आसानी से उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा भी किसान भाइयों, जैसे इसमें जैसे अपने पौधों की पैदावार होती है उसको अपन जैसे अपनी फ्रूट हार्वेस्ट करना है, इसके अलावा जैसे स्प्रे करना है, वो जो अपनी कल्चर ऑपरेशन होती है वो बहुत आसान हो जाती है। किसान भाइयों, जो इसमें खाद उर्वरक है वो अपन पहले साल पौधे की लगाने के 1 साल बाद में इसमें लगभग 10 से 15 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, इसके अलावा अपन लगभग 200 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम सुपर फास्फेट और लगभग 200 ग्राम के आसपास अपन म्यूरेट ऑफ पोटास डाल देते हैं। ये अपन बारिश से पहले लगभग अप्रैल मई के समय अपन डालते हैं, जिससे कि पौधे की उचित बढ़वार होती रहे। किसान भाइयों, अमरूद में जो पुष्पन एवं फलन है वो साल में लगभग 3 बार होता है, जिसको अपन बहार बोलते हैं। बहार का मतलब होता है कि इसमें जो फूल है, फूल आने का समय को अपन बहार बोलते हैं। पहला जो फ्लावरिंग है वो फरवरी मार्च में आती है, जिसको अपन अम्बे बहार बोलते हैं। दूसरी जो इसमें बहार है वो जुलाई अगस्त में आती है, जिसको अपन मृग बहार बोलते हैं। और तीसरी जो बहार है वो अक्टूबर नवंबर में आती है, जिसको हस्त बहार बोलते हैं। किसान भाइयों, जो अम्बे बहार होती है उसकी जो तुड़ाई है, जो फलों की तुड़ाई है वो जुलाई से अगस्त में होती है। उसके बाद में जो मृग बहार जो कि जुलाई अगस्त में जिसमें फूल आते हैं उसके फलों की तुड़ाई वो नवंबर दिसंबर में होती है। एवं जो हस्त बहार जिसमें अक्टूबर नवंबर में फूल आते हैं उनके जो फलों की तुड़ाई है वो मार्च अप्रैल में होती है। किसान भाइयों, इन बहार जो 3 बार जो फूल आते हैं उनमें सबसे अच्छी जो बहार होती है वो होती है मृग बहार। मृग बहार में जो फूल हैं वो जुलाई से अगस्त में आते हैं और इसमें जो फल है वो नवंबर दिसंबर में मतलब सर्दियों के मौसम में पकते हैं। उस टाइम जो फल होगा वो बहुत ही मीठा होगा एवं उसमें किसी कीट एवं बीमारियों की समस्या भी बहुत कम आती है। किसान भाइयों, जो अमरूद में जो मुख्य जो समस्या होती है वो होती है इसमें इसके जो फल होती हैं, फल में कीड़े पड़ जाते हैं, जिसको अपन फ्रूट बोरर बोलते हैं। फ्रूट बोरर की समस्या अमरूद में बहुत ज़्यादा आती है, जिसको अपन फल मक्खी भी बोलते हैं। सर्दी वाली फसल में इसकी समस्या नहीं आती है। एवं जो किसान भाई हैं वो जो मृग बहार है, मृग बहार को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। किसान भाइयों, जो बहार नियंत्रण है, बहार नियंत्रण का मतलब होता है कि अपन पुष्प कंट्रोल करने के लिए किसान भाई अपन या तो अपने हाथ से जो अपने फूल हैं उनको फूलों को हाथ से तोड़ देते हैं, जैसे अपन फूलों से तोड़ देंगे। लेकिन ये विधि थोड़ी सी मतलब इसमें जो लेबर इंटेंसिव होती है, इसमें लेबर ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा भी अपन जैसे 15 से 20% जो यूरिया का घोल अपन इसमें छिड़काव कर देते हैं। और इसके अलावा जैसे NaAA है, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड आता है, उसका लगभग 600 ppm का घोल अपन इसमें छिड़काव कर देते हैं, जिससे जो अपना जो फूल है वो फूल गिर जाते हैं और अपन जो
जुलाई अगस्त वाली जो बहार है वो बहार अपन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें जो कटाई छटाई है, कटाई छटाई का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जो पौधे की, जैसे कि अपन ने बात की सघन बागवानी की, तो सघन बागवानी में पौधे को एक विशेष आकार दिया जाता है, जिससे कि इसमें जो फूलों की तुड़ाई है एवं जो अन्य जो क्रियाएं हैं वो आसानी से कर सकें। इससे से क्या अपनी जो कटाई छटाई है वो साल में 2 बार, एक फरवरी के समय और दूसरी है वो सितंबर के समय अपन करते हैं। किसान भाई, अपन ये ध्यान रखते हैं कि जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जिसको अपन सघन बागवानी बोलते हैं, सघन बागवानी में जमीन से लगभग 70 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, 70 सेंटीमीटर तक के बाद में अपन पौधे को काट देते हैं। उसके बाद में इसमें लगभग 4 शाखाओं को अपन बढ़वार होने देते हैं, जैसे चारों दिशाओं में। उससे क्या, जो पौधे की जो कैनोपी होगी, पौधे की कैनोपी बहुत अच्छी बनेगी एवं जो पौधे की जो फल लगेंगे उनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। किसान भाइयों, कई छोटी छोटी बातें भी हैं जिसको अपन ध्यान में रखे बहुत अच्छी आमदनी भी ले सकते हैं। जैसे कि अपन जानते हैं कि अमरूद में अपन जो फलन है वो लगभग तीसरी, मतलब पौधे के रोपण के बाद में लगभग 3 साल बाद में लेते हैं। इससे 3 साल तक किसान को किसी तरह की आमदनी नहीं मिलती। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें जैसे अपने मटर की खेती कर रहे हैं अभी, तो इसमें आप जो भी जो लेग्यूम क्रॉप है, ऐसी अपन फसलें इसमें उगा सकते हैं जो कि पौधे की जो अपना पौधा है उसको कम्पीट ना करें। तो हमेशा अपन इसमें जो अंतरा सस्य के रूप में ऐसी फसलें लेते हैं, जैसे मटर है, अपना जो ऐसी बाकी जो लेग्यूम क्रॉप्स है, लेग्यूम क्रॉप्स इसमें अच्छी रहती है क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी कार्य करती है। किसान भाई हैं वो 3 साल तक इसका जो अपना फ़ायदा है वो फ़ायदा इनसे ले सकें। किसान भाइयों, जो आपको ये जो बातें बताई हैं, यदि आप इनका समय पे अच्छा प्रबंधन करेंगे तो आप अमरूद से बहुत अच्छा मुनाफा आप लोग कमा सकते हैं। एवं अमरूद की जो खेती है वो बहुत ही मुनाफे वाली खेती है और इसे आप लोग अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द होंगे हाजिर। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सापला, जिला रोहतक के रणवीर सिंह ने। आपने पशुओं के चारे के लिए गिनी घास के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अपने बरगद का पेड़ लगा हुआ है, पीपल का लगा हुआ है, नीम का लगा हुआ है, जामुन का लगा हुआ है या कोई और लगा हुआ है, तो उसके नीचे और फसल पैदा नहीं होती, लेकिन ये जो गिन्नी की हमारी हमिल वैरायटी है ये पैदा हो जाती है। लेकिन जो किसान भाई ज़्यादा पैदा करना चाहते हैं तो बुंदेल गिन्नी 2, जिसकी हम खेत में खड़े हुए हैं, ये बुंदेल गिन्नी 2 है, जिसकी पत्ती चौड़ी है और ये नेपियर घास की तरह ही बढ़ती है। इसका लगाने का तरीका भी आसान है कि पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर, तैयार खेत में हम इसको लगा देते हैं और एक बार लगाने के बाद 3 साल तक लगातार ये हरा चारा देती रहती है। इसकी भी जो थोड़ी सी असुविधा होती है, जब सर्दी बढ़ जाती है तो ये गिन्नी घास है सुसुप्त अवस्था में चली जाती है। वो पीरियड आता है 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी का, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है या कहो कि आकाश में धुंध छाई हुई है, कोहरा है, धूप नहीं मिल रही है। यदि धूप मिल रही है तो ये बढ़ जाएगी, धूप नहीं मिल रही है तो थोड़ी ये सुसुप्त अवस्था में चली जाती है।
तीसरे साल क्या करना चाहिए, जो पुरानी जड़ें होती हैं या जो पुराने टसक्स होते हैं उनको आपको निकाल देनी है। निकालने से फ़ायदा क्या होगा कि जो नई जड़ें निकलेंगी उनको स्पेस मिल जाएगा और अच्छी बढ़वार हो सकेगी। या आसपास आपको लगे कि कहीं घास फूस इकट्ठा हो रहा है, वो भी इसके बीच में जलाने से क्या होगा कि इसको गर्मी मिल जाती है और वो बढ़वार होगी। लेकिन आजकल हम जैसे कि पर्यावरण की बात करते हैं तो हम जलाना उचित नहीं समझते, उस कूड़ा करकट को दबा देना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सेब के बागों में इस समय किए जाने वाले आवश्यक कार्य। अधिक पुष्पन हेतु पॉली हाउस में लगी झरबेरा की फसल में जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।